दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। पॉलिटिकल साइंस की एक और नई वीडियो में आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक, जिसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ, उसकी विशेषताएं, आलोचना और महत्व, सारी चीजों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, जिससे आप सभी की आगामी परीक्षाओं में कोई भी एक क्वेश्चन जो इससे बने वो छूटने ना पाए। और ये वीडियो सीरीज जो थ्योरेटिकल क्लासेस की आप सभी के लिए चैनल पर शुरू की गई, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और कंप्लीट तैयारी यहाँ पर आप सभी लोग कर सकते हैं अपनी परीक्षाओं की। ये वीडियो आप सभी के आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी जारी रखना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की, तो चैनल से जरूर जुड़ें। और चैनल से जुड़ने का एक बेसिक फायदा ये है कि जो भी आप सभी लोगों की तैयारी से जुड़े हुए नोट्स होंगे वो आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस वीडियो में आगे आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में। तो देख लेते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाब्स, लाक और रूसो ये सभी समझौतावादी या अनुबंधवादी विचारकों के अंतर्गत रखे जाते हैं, क्योंकि इन सभी विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत या अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हाब्स, लाक और रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत को हम सभी लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई, वहां चेकआउट करते हुए आप संपूर्ण वीडियो सीरीज वहां से देख सकते हैं। तो उसी क्रम में रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले बड़ी बात यह होती है कि यह सामान्य इच्छा होती क्या है, यानी सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है। सबसे पहला तो पॉइंट यही है, तो सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और रूसो ने जो अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है, जहां पर राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वहीं पर इन्होंने जो है सामान्य इच्छा जो है इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। जोन्स महोदय इनकी सामान्य इच्छा के बारे में लिखते हैं कि सामान्य इच्छा का विचार रूसो के सिद्धांत का न केवल सबसे अधिक केंद्रीय विचार है, अपितु यह उसका सबसे अधिक मौलिक व रोचक विचार भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में उसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन है। किसकी? रूसो की सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन है। वहीं आपको बता दें, रूसो ने खुद सामान्य इच्छा के बारे में भी लिखा है। और वहीं आपको बता दें, मैक्सी महोदय लिखते हैं इनकी सामान्य इच्छा के बारे में कि सामान्य इच्छा की धारणा सूक्ष्म मनोयोग की पात्र है, वह रूसो के दर्शन का मर्म है और शायद राजनीतिक चिंतन के प्रति उनका सबसे विशिष्ट योगदान है। तो कुल मिलाकर के रूसो ने जो सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इसका अगर एक तरीके से समराइज किया जाए तो ये उनके पूरे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है या सैद्धांतिक पोर्शन है उनके विचारों का, उसका सार कहा जा सकता है। क्योंकि उनका जो भी समझौता सिद्धांत दिया है राज्य से जुड़ा हुआ, वो कहीं ना कहीं इसी के बेस पर आधारित सिद्धांत है। अब रूसो ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य में दो तरीके की इच्छाएं होती हैं। कितने तरीके की इच्छाएं होती हैं? दो तरीके की होती हैं। एक होती है यथार्थ इच्छा और दूसरी होती है आदर्श इच्छा। रूसो ने प्रत्येक मनुष्य की दो तरह की इच्छाओं के बारे में चर्चा की है और कहा है एक होती है यथार्थ इच्छा और दूसरी होती है आदर्श इच्छा। तो अब आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा की बात की गई, कैसे बनेंगी ये सामान्य इच्छा, उसके बारे में जान लेते हैं।
तो जो रूसो ने इच्छाओं का क्लासिफिकेशन किया है उसमें यथार्थ इच्छा हम उस इच्छा को कहते हैं जो स्वार्थी इच्छा होती है या अपने स्वार्थ की इच्छा या व्यक्तिगत इच्छा जो होती है, यानी जो हमारी पर्सनल इच्छाएं होती हैं उनको हम यथार्थ इच्छा कहते हैं। और आदर्श इच्छा वो इच्छा होती है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो, वो होती है आदर्श इच्छा। वहीं यथार्थ इच्छा के बारे में स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है कि जब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है तो उसे उस व्यक्ति की यथार्थ इच्छा कहते हैं। यानी जब हम केवल अपने फायदे के लिए सोचते हैं तो वो हमारी अपनी यथार्थ इच्छा होती है। और वही चीज अगर हम जन कल्याण की भावना से देखें, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि राजनीति विज्ञान के बेहतर हैंड रिटन नोट्स हैं और वो हमने स्वयं बनाए हैं, और अगर उसको हम केवल अपना ही पढ़ करके अपना ही एग्जाम क्लियर करें और किसी के साथ उन नोट्स को शेयर ना करें तो वो हमारी हो जाएगी यथार्थ इच्छा। लेकिन अगर हमने जो अपनी एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसको आप सभी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे आप सभी लोग भी अच्छी तैयारी कर सकें एग्जाम की, तो कहीं ना कहीं वो इच्छा जो हमारी है वो जन कल्याण से प्रेरित हो जाएगी और उससे अधिक लोगों को लाभ मिल सकता है उन नोट्स से और उनकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो उसको हम आदर्श इच्छा कह सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया था केवल आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा को समझने के बारे में। वहीं अगर हम इस तरीके से ना समझें तो एक और तरीके से हम यथार्थ इच्छा को डिस्कस कर सकते हैं, और वो इस तरीके से है कि केवल अपने कल्याण के बारे में सोचना यथार्थ इच्छा है। अगर हम इसको शॉर्ट रूप में कहें तो यदि हम केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं तो वही यथार्थ इच्छा होती है, वही रियल विल होती है। वहीं डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार जो यथार्थ इच्छा है वो ये है कि यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, यह संकुचित है तथा स्वविरोधी भी है। यथार्थ इच्छा अविवेक का प्रतीक है। यह प्रश्न पूछा गया है कि यथार्थ इच्छा किसका प्रतीक है, तो यथार्थ इच्छा अविवेक की प्रतीक है। वहीं अब बात करते हैं आदर्श इच्छा। तो जब व्यक्ति समाज की भलाई या कल्याण के लिए सोचता है तो उसे आदर्श इच्छा कहते हैं। यानी जब व्यक्ति समाज की भलाई के बारे में सोचने लगे तो उसकी जो समाज के कल्याण के लिए जो कुछ करने की इच्छा होगी वो आदर्श इच्छा कहलाती है। इसे हम अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहें तो जन कल्याण की भावना रखने वाली इच्छा को आदर्श इच्छा कह सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि इच्छा दो प्रकार की है, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा। यथार्थ इच्छा जो है वह व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा है और स्वहित की इच्छा है। वहीं आदर्श इच्छा जो है वो समाज कल्याण और जन कल्याण की भावना से प्रेरित इच्छा है। अब बात हमको करनी है सामान्य इच्छा। तो सामान्य इच्छा क्या है इसको समझ लेते हैं। सामान्य इच्छा का अर्थ यहीं से आप सभी को क्लियर होने वाला है कि प्रत्येक व्यक्ति आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की जितनी भी आदर्श इच्छाएं हैं उनका योग ही सामान्य इच्छा है। अथवा हम अगर इस तरीके से समझें कि सामान्य इच्छा समाज के सभी सदस्यों की आदर्श इच्छाओं का निचोड़ अथवा योग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर है। यानी समाज में जितनी भी व्यक्ति रहते हैं उनकी जो भी आदर्श इच्छाएं हैं, समाज को कल्याण और लाभ पहुंचाने वाली इच्छाएं हैं, उन सभी को अगर हम जोड़ लें आपस में तो उनका जो योग निकल कर आएगा हमारे पास वो होगा सामान्य इच्छा। और दूसरे शब्दों में इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इच्छा जन कल्याण की भावना से प्रेरित होगी उसे सामान्य इच्छा कहते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति की इच्छा हो या कुछ व्यक्तियों की इच्छा हो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं कि समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं को जोड़ा जाए तभी हमें सामान्य इच्छा मिले। एक व्यक्ति की आदर्श इच्छा, जितनी भी आदर्श इच्छाएं हैं उसकी समाज के कल्याण को लेकर के, उन सभी को हम सामान्य इच्छा कह सकते हैं। और बोसांके ने सामान्य इच्छा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह पूर्ण समाज की इच्छा है अथवा सब व्यक्तियों की इच्छा है यदि उसका ध्येय सामान्य हित हो।
वहीं ग्रीन ने सामान्य इच्छा को सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना कहा है। यानी सामान्य इच्छा को परिभाषित करते हुए ग्रीन महोदय ने कहा है कि सामान्य इच्छा जो है वो सामान्य अर्थों में सामान्य चेतना है। वहीं सर्वसम्मत इच्छा क्या होती है? तो समाज के अधिकांश व्यक्तियों की समान इच्छा को सर्वसम्मति इच्छा कहते हैं। यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है और कुछ लोग सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति इच्छा को एक मान लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। सामान्य इच्छा वो इच्छा है जिसे जन कल्याण प्रेरित हो, जन कल्याण की भावना से प्रेरित जो इच्छा हो, जबकि सर्वसम्मति इच्छा में समाज के अधिकांश व्यक्तियों की समान इच्छा ले ली जाती है और उसको कहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि सर्वसम्मति इच्छा और सामान्य इच्छा में एक मेजर डिफरेंस है। तो वहीं अब डिस्कस कर लेते हैं कि रूसो ने सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति इच्छा में जो डिफरेंस बताया है वो क्या है। तो आप सभी को बता दें, रूसो ने सर्वसम्मति इच्छा और सामान्य इच्छा में भेद किया है। समस्त सदस्यों की इच्छाओं में व्यक्तिगत हितों का समावेश होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध सामान्य हितों से ही होता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का लक्ष्य सार्वजनिक होता है, जबकि सर्वसम्मत इच्छा या सभी की इच्छा का लक्ष्य व्यक्तिगत हित होता है, या सभी द्वारा व्यक्त इच्छा भी हो सकती है, यानी सर्वसम्मत व्यक्तियों के हितों से भी संबंधित हो सकती है, पर सामान्य इच्छा अनिवार्यतः सारे समाज के कल्याण से ही संबंधित होती है। और इस तरीके से रूसो ने जो है सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति इच्छा में डिफरेंस बताया है। वहीं अब बात कर लेते हैं कि सामान्य इच्छा का जो है निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है सामान्य इच्छा। तो आप सभी ने देखा है कि सभी व्यक्तियों की जो आदर्श इच्छाएं होती हैं उनका जो योग निकलकर सामने आता है उसी को हम सामान्य इच्छा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सामान्य इच्छा का निर्माण समाज में पाए जाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी की आदर्श इच्छाओं का अगर योग मिला लिया जाए, कर लिया जाए, तो वो बन जाता है आपका सामान्य इच्छा। वहीं अब बात कर लेते हैं सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अखंडता की। अखंडता यानी रूसो ने जिस समान इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा जो है वो अखंड है, उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता है, उसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि टुकड़ों में बट जाएगी तो फिर वो सामान्य इच्छा नहीं रह जाएगी। तो इसको स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है, यह राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है और उन समान गुणों में प्रकाशित होती है जिनके किसी राष्ट्र के नागरिकों में होने की आशा की जाती है। इस तरीके से रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा सिद्धांत को अखंड माना है, अविभाज्य माना है कि ये बट नहीं सकती है। वहीं बात कर लेते हैं अगली इसकी विशेषता। तो अगली विशेषता जो है वो है स्थायी। रूसो ने जिस सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो पूरी तरीके से स्थायी है और इसके स्थायित्व पर ही इसका अस्तित्व टिका हुआ है। और इसको स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है कि इसका कभी अंत नहीं होता, यह कभी भ्रष्ट नहीं होती, यह अनित्य, अपरिवर्तनशील तथा पवित्र होती है। और रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा सिद्धांत को पूरी तरीके से स्थायी जो है बनाने का भरसक प्रयास किया है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगली विशेषता। तो रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की अगली विशेषता है अविभाज्यता। रूसो का जो सामान्य इच्छा सिद्धांत है उसके अंतर्गत रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा को संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा संप्रभु होती है और संपूर्ण समाज में निवास करती है। आधुनिक बहुलवादियों की तरह रूसो की सामान्य इच्छा छोटे छोटे भागों में नहीं बढ़ सकती है। यहाँ रूसो जो है सर्वसत्ता अधिकारवादी राज्य का समर्थन करते हैं और विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका संप्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन स्वयं संप्रभु नहीं बन सकते हैं। वह सरकार के अंग मात्र हैं, संप्रभु नहीं। अतः सामान्य इच्छा जो है जिसका प्रतिपादन रूसो ने किया है वो अविभाज्य है। फिर बात कर लेते हैं अदेयता की।
अदेयता का तात्पर्य यह है कि रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा जो है उसको किसी को दिया नहीं जा सकता है, और इसी को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रतिनिधियों के माध्यम से सामान्य इच्छा को व्यक्त करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन कर जनतंत्र की हत्या करना है। और आगे लिखते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा अदेय है, इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यह समाज का प्राण होती है। शक्ति तो किसी को दी जा सकती है, इच्छा नहीं। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति संपूर्ण समाज ही कर सकता है, और सामान्य इच्छा को दूसरों को सौंपने का अर्थ है उसे नष्ट कर देना। रूसो ने लिखा है, जिस समय वहां कोई स्वामी नहीं होता है उसी क्षण संप्रभु का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और राजनीतिक समुदाय भी नष्ट हो जाता है। वहीं अगली विशेषता है कि सर्वोच्च एवं निरंकुश। रूसो ने जिस तरीके से अपनी सामान्य इच्छा को सर्वशक्तिमान बनाया है और निरंकुशता प्रदान की है, उससे ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो पूरी तरीके से सर्वोच्च और निरंकुश है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई संप्रभुता नहीं होती है। वहीं अगली जो इसकी विशेषता है वो विवेकपूर्ण और न्याययुक्त है। रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा सिद्धांत को पूरी तरीके से विवेकपूर्ण और न्याययुक्त बताया है, और उसी क्रम में रूसो लिखते हैं कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में देववाणी होती है। वहीं इसकी अगली विशेषता है कि सामान्य इच्छा लोक कल्याण पर आधारित होती है। तो रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा लोक कल्याण से संबंध रखती है, क्योंकि सामान्य इच्छा का उद्देश्य समाज के किसी एक अंग का विकास करना ना होकर के संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। रूसो का यह विचार सर्वसत्ता अधिकारवादी विचार का पोषक है, और इस तरीके से रूसो की जो सामान्य इच्छा सिद्धांत है वो लोक कल्याण पर आधारित प्रतीत होता है। अगला जो इसकी विशेषता है वो है जनतंत्र का आधार। रूसो ने सामान्य इच्छा सिद्धांत को जनतंत्र का आधार माना है, और इसे एक सही सिद्ध करते हुए उन्होंने लिखा है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा का, जो कि सामान्य इच्छा में रहती है। और फिर आगे लिखते हैं कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्याययुक्त होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है, और ये स्टेटमेंट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और इस तरीके से रूसो ने सामान्य इच्छा सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है उसमें समाज के सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को सम्मिलित करते हुए कहीं ना कहीं इसे जनतंत्र आधार प्रदान करने का प्रयास किया है। वहीं अब बात कर लेते हैं रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में। कुछ प्रमुख विचारक रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत की कठोर आलोचना भी करते हैं। किन बिंदुओं पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है उसके बारे में नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट है कि अस्पष्ट और जटिल है। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की जो सबसे पहले इसकी आलोचना की जाती है वो की जाती है इसके अस्पष्ट और जटिल प्रारूप को लेकर के। अस्पष्टता का तात्पर्य है कि रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत में अस्पष्टता पाई जाती है। रूसो यह बताने में पूरी तरीके से असमर्थ रहा है कि हम सामान्य इच्छा को कैसे और कहां प्राप्त कर सकते हैं। रूसो ने हमें ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में नहीं जान सकते। वेपर इसकी आलोचना स्वरूप लिखते हैं कि जन सामान्य इच्छा का पता ही हमें रूसो नहीं दे सकता, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन का क्या लाभ हुआ। रूसो द्वारा सामान्य इच्छा की व्याख्या सामान्य इच्छा को समझने के लिए अपर्याप्त है, और कहीं कहीं पर रूसो बहुमत की इच्छा को सामान्य मान लेता है। वह स्वयं स्पष्ट करता है कि बहुमत गलती कर सकता है जबकि सामान्य इच्छा गलती नहीं कर सकती। अतः इस सिद्धांत में भ्रामकता, कल्पना और अस्पष्टता तथा जटिलता का दोष विद्यमान है। वहीं अगली जो इसकी आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि जन कल्याण को पहचानना कठिन। रूसो ने अपने सामान्य इच्छा सिद्धांत के लिए जिस तरीके से जन कल्याण की बात की है, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसकी आलोचना का आधार है कि कैसे पहचाना जाए जन कल्याण क्या है। तो रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत सार्वजनिक हित के लिए है। इसका विचार है कि सामान्य इच्छा का लक्ष्य जो है वो जन कल्याण है, लेकिन सार्वजनिक हित की परिभाषा देना ही कठिन काम है। तानाशाह भी अपने कार्यों को उचित सिद्ध करने के लिए सार्वजनिक हित का बहाना बना सकते हैं।
ऐसे में जन कल्याण है क्या, इसको पहचानने के लिए कोई ठोस जो है पॉइंट रूसो ने अपने सामान्य इच्छा सिद्धांत के अंतर्गत नहीं सुझाए हैं। वहीं अगली जो इसकी आलोचना का पॉइंट है वो है मानव इच्छा का विभाजन काल्पनिक है। रूसो ने जिस तरीके से अपने सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए व्यक्ति के दो प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया है, एक यथार्थ इच्छा, दूसरी आदर्श इच्छा, तो उन इच्छाओं का विभाजन पूरी तरीके से काल्पनिक है और जिस तरीके से उन्होंने विभाजन किया है उस तरीके से जो है विभाजन नहीं किया जा सकता। और इसी की आलोचना में हाबहाउस ने लिखा है कि यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं होता है। वहीं अगला जो पॉइंट आलोचना का है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निषेध। वहीं अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निषेध है, इसकी आलोचना का प्रमुख आधार। तो जिस तरीके से रूसो ने सामान्य इच्छा एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और उसे सह ठहराने का भरसक प्रयास किया है, उस सिद्धांत को अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपनी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत इच्छाओं को दबाते हुए आदर्श इच्छाओं को प्रेजेंट करेगा और इस तरीके से उसकी जो कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इच्छाएं जो हैं उनका दमन होगा और इस तरीके से यह सिद्धांत व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निषेध करता है। अगला पॉइंट जो है जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है वो ये है कि अधिनायकवादी तथा अत्याचारी राज्य का समर्थक। जिस तरीके से रूसो ने अपने सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और सर्वशक्तिमान सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो जिस तरीके से उन्होंने निरंकुश और सर्वोच्च सामान्य इच्छा के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है, तो उस तरीके से एक अधिनायकवादी तथा अत्याचारी राज्य जो है उसका निर्माण होगा और इस पॉइंट से जो रूसो है इसका समर्थक नजर आता है। और जोन्स ने लिखा है इसके बारे में, रूसो के सामान्य इच्छा विषयक सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्थिर तत्व हैं जो उसे जनतंत्र के समर्थन से हटकर अधिनायकवादी शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं। वहीं एक अगला नोट पॉइंट है कि रसेल, ब्राउन, मुरे आदि विचारकों ने भी उस पर अधिनायकवाद और सर्वाधिकारवाद के समर्थक होने का आरोप लगाया है। तो आप समझ सकते हैं कि रूसो पर अधिनायकवादी जो है उस और सर्वाधिकारवाद के समर्थन का आरोप किन किन ने लगाया है, तो जोन्स है, रसेल है, ब्राउन और मुरे। वहीं इसकी आलोचना के बारे में कहा गया है, यदि हाब्स के मानव देव लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा होगी, और ऐसा वाहन महोदय इसकी आलोचना करते हुए लिखते हैं। और वहीं राइट महोदय लिखते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा एक हवाई उड़ान है, वह एक ऐसी तर्कना है जो तथ्यों की पहुंच से परे है तथा परिणामों की चिंता से ऊपर शून्य उड़ान भरती है। तो इस तरीके से जो है राइट महोदय ने भी इसकी आलोचना की है। वहीं हाबहाउस महोदय ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं और जहां सामान्य है वहां इच्छा नहीं, ऐसा स्टेटमेंट हाबहाउस महोदय की तरफ से दिया गया है। वहीं अगला जो लास्की महोदय ने इस सिद्धांत की आलोचना में स्टेटमेंट दिया है वो कहा है कि रूसो ने अपने पाठकों को गुमराह किया है जब उसने संप्रभुता को अनिश्चित सामान्य इच्छा में स्थापित किया है। यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट लास्की महोदय का है। वहीं कुछ अन्य तत्व जो हैं उस आधार पर भी इनके सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है, जैसे यह सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है अनैतिहासिक तथा काल्पनिक सिद्धांत है। इतिहास में इस बात का कोई वर्णन नहीं मिलता है कि राज्य की उत्पत्ति में सामान्य इच्छा जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ये थी रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना, और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सामान्य इच्छा सिद्धांत के महत्व के बारे में। तो रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट करने वाले कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट है आधुनिक राजनीतिक चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया है। जिस तरीके से रूसो ने जन कल्याण के लिए सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उससे आधुनिक राजनीतिक चिंतन में कहीं ना कहीं एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगला पॉइंट जो है वो है जन प्रभुसत्ता के विचार को बल प्रदान करके जनतंत्र के विचारों को लोकप्रिय और सुदृढ़ बनाया है।
तो हम कह सकते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा का जो विचार है वो लोकतंत्र का पोषक है, क्योंकि यह प्रभुसत्ता का आधार जन स्वीकृति मानता है और इस तरीके से इसने जनतंत्र के विचारों को भी लोकप्रिय बनाया है। अगला पॉइंट है, व्यक्ति तथा समाज में शरीर तथा उसके अंगों के समान संबंध स्थापित कर उसके प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करता है। और जो है रूसो के सिद्धांत ने आदर्शवादी विचारधारणा को प्रेरणा प्रदान की है, क्योंकि उसने यह प्रतिपादित किया है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का अधिकार है। और अगला जो पॉइंट है कि आदर्शवादी विचारधारा को प्रेरणा देना, इसको हमने डिस्कस ही कर लिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके आधार पर रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। डनिंग महोदय ने इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि डनिंग ने रूसो को राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांत का समर्थक माना है, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रीय राज्य देख रहे हैं आप सभी लोग, तो डनिंग ने रूसो को राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांतों का समर्थक माना है। अंत में एक पॉइंट से इसके महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं, यह सिद्धांत यह भी घोषित करता है कि राज्य कृत्रिम न होकर एक स्वाभाविक संस्था है। और जिस तरीके से इन्होंने राज्य के सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हुए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और उस सिद्धांत के प्रतिपादन में सामान्य इच्छा सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए कहीं ना कहीं आधुनिक चिंतन के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो रूसो के विचार कहीं ना कहीं आधुनिक चिंतन को आधार प्रदान करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। तो साथियों, ये था रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत से जुड़ा हुआ आज का महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से इन सभी वीडियोज की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं हाब्स, लॉक और रूसो का एक तुलनात्मक वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो वीडियो आप सभी लोगों के लिए। कम समय में तीनों विचारकों को समराइज करते हुए आप सभी लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।